नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। दुनिया में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें नामों की कोई चिंता नहीं होती है। वो सिर्फ अपना कर्म करते हैं। विभिन्न कई संगठन, जिस संगठन से जुड़ के वो काम करते हैं, सिर्फ उसी की अच्छाई के लिए ही दिन भर सोचते रहते हैं। ऐसे ही आज एक हम आपको प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलवाते हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा के कई पदों पर उन्होंने लगातार काम किया। शुरू से सिर्फ भाजपा से ही जुड़े रहे और इनको भाजपा में जिला स्तर पर इनको भाजपा का चाणक्य कहा जाता है। ये नीति भी बनाते हैं और नीति का निर्धारण भी करते हैं और इनके बनाए नीति पर भाजपा चलती है और कई बार उन्हें सफलता भी मिलती है। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं भाजपा के महामंत्री कृष्ण मोहन पप्पू जी। आइए इनसे हम रूबरू होते हैं। पप्पू जी, पहले केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि शुरू से लेकर एक ही पार्टी से जुड़े रहे, कैसे इधर की तरफ जुड़ा हुआ? जहाँ तक मुझे स्मरण है 1977 में इमरजेंसी समाप्त हुआ था और मेरा घर जो पड़ता था वो पटेल चौक के पास था, जो वामपंथ का बहुत बड़ा गढ़ कहलाता था। वहीं पर सीपीआई ऑफिस है। कुछ लोग संघ के आए, जिसमें से जुगल किशोर खेमका, रामू खेमका, राधा कृष्ण प्रसाद सिन्हा इत्यादि लोग आए और बोले कि सुबह सुबह खेलने के उद्देश्य से कि सुबह सुबह जो तुम उठते हो इधर उधर क्या करते हो, सुबह से चलो व्यायाम करो वहाँ पर चल के। तो सुबह सुबह शाखा जाना शुरू किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती थी, उसमें जाना प्रारंभ किया मैंने और वहीं से धीरे धीरे करके इतनी अभिरुचि जगी कि 1977 में ही मैं बहुत कम उम्र में प्रभात शाखा का गठनायक बना, फिर मुख्य शिक्षक बना। मैं 1978 में मैं मुख्य शिक्षक था। अच्छा। काली स्थान प्रभात शाखा का। अच्छा। 60, 70, 80 की संख्या में स्वयंसेवक आते थे। सुबह 4 बजे उठना, सभी को उठाना, फिर शाखा पे लाना, उनको एक्सरसाइज करवाना, जो खेल होता था वो खेल खेलना, कबड्डी है, खो खो है, इस प्रकार का खेल खेलना और राष्ट्रीयता की भावना जो संघ हम लोगों को देती है, उसी से अनुप्राणित होकर धीरे धीरे करके हमारा मानसिकता धीरे धीरे इसी ओर चला आया। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि भाजपा जो है एक ही पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं और उस समय जब आप जुड़े तो उस समय भाजपा का कोई ज़्यादा अस्तित्व भी नहीं था, तो ऐसे पार्टी से जुड़े जो मान लीजिए अस्तित्व विहीन है तो उसमें जुड़ने का क्या फ़ायदा नुकसान नहीं देखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है, वह एक बहुत बड़े विचार परिवार का पोषक है। वो हम विद्यार्थी संघ की शाखा से जब निकले 1983 में मैट्रिक किए हम, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक रहे हम। पिताजी का ब्रेन हेमोरेज हो गया, इस कारण से वापस चले आए। चूँकि पिताजी से बहुत अधिक लगाव मेरा था, पिताजी से माताजी से बहुत अधिक लगाव था, इस कारण से वापस चले आए हम। 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन जब चरम पर था तो मैं बजरंग दल के जिला संयोजक के रूप में काम किया। रामशिला पूजन में बेगूसराय नगर का संयोजक। मैं अयोध्या गया 1992 में, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में था मैं। संघ पर प्रतिबंध लगा तो श्री राम लोक संघर्ष समिति बना, तो उसके नगर के संयोजक हम बने। अच्छा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। एक परिवार का जितना विंग होता है उन तमाम विंग को होते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। जो अपना विचार परिवार है उसी से होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और 1992 से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी में हैं, 93 से। तो भारतीय जनता पार्टी में रहे तो वो राष्ट्रीयता जो उसका एक मुहिम है उसको उसके चलते आए या कुछ पॉलिटिकल अपना कैरियर देख रहे थे? कोई कैरियर नहीं, चूँकि मैं तो निकला था संघ का प्रचारक बनने के उद्देश्य से। अच्छा। पिताजी मेरी कमजोरी थे, माताजी मेरी कमजोरी थी, इस कारण से मैं प्रचारक नहीं बन पाया और आज भी अविवाहित हैं, उसी प्रचारक के जीवन को साकार कर रहे हैं। तो आप किन किन पदों पर हैं भाजपा में अभी तक में? भारतीय जनता पार्टी में
सबसे पहले तो युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रहे, फिर युवा मोर्चा के जिला मंत्री रहे। उसके बाद 2003 में मेरे पिताजी डेथ किए थे। हमको याद है शायद 7 सितंबर 2003, उस दिन मेरे पिताजी का 10 कर्म था और भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का चुनाव था। सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से, उस समय बीजेपी में वोटिंग होता था, अभी नॉमिनेट हो रहा है ऊपर से, उसमें वोटिंग होता था। कई एक उम्मीदवार खड़े थे और 26 मत में से 23 मत, मैं वहाँ गया भी नहीं, किसी को कहने भी नहीं गया, सभी कार्यकर्ताओं ने स्वतः संज्ञान लेकर मुझे चुना अध्यक्ष। अच्छा। उस दिन मेरे पिताजी का 10 कर्म था। उस दिन मैं बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष बना। अच्छा। फिर 2012 में इस बीच में जिला कार्य समिति का सदस्य, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में यूथ प्रोफेशनल का प्रदेश का सह संयोजक, और 2012 में भारतीय जनता पार्टी का बेगूसराय जिला का महामंत्री बना मैं, और तब से अब तक मैं जिला का महामंत्री हूँ, तीसरी बार लगातार। तो कि जैसे अमूमन जो युवा होते हैं उनका ज़्यादातर ध्यान रहता है कि पढ़ाई करे और किसी नौकरी में चले जाए, तो क्या आपका उस तरफ रुझान नहीं गया कि पढ़ाई करके नौकरी पाले, या आर्थिक भी तो एक पहलू होता है? संघ से जो शिक्षा मिला, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम, अच्छा, इसी ध्येय को लेकर, अरे सब व्यक्ति नौकरी कर लेगा तो समाज का सेवा कौन करेगा। पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी करना नहीं होता है, उसकी जिम्मेवारी समाज के प्रति भी उतनी ही है। सही बात है। तो मैंने सामाजिक दायित्व को चुना, नौकरी को मैंने नहीं चुना। तो फिर घर परिवार चलाने के लिए भी तो कुछ होता। परिवार में कौन, पिताजी थे, माताजी थी, वो चली गई। अच्छा। और अकेले आदमी है। अच्छा। उसके लिए क्या। तो परिवार में, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, भाई बहन? हाँ, हमसे बड़े 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, भाभी हैं, भतीजा है, भतीजी है, नतनी है। अच्छा, तो क्या अभी संयुक्त परिवार है कि? संयुक्त परिवार ही है। तो जब से आप भाजपा में आए हैं तो क्या लग रहा है कि खासकर युवा की बात करें, जब आप युवा से जुड़े थे तो कितना इसमें युवा जोड़ पाए आप? देखिए, जोड़ने की बात है तो बहुत सारे युवाओं को मैंने आगे बढ़ाया है, दूसरे संगठन से लाकर भी इस संगठन में मैंने उनको स्थापित किया। मैं नाम नहीं लूँगा किन्हीं का, वो स्वतः उनकी आत्मा जानती होगी कि मेरा कितना सहयोग मिला, खास करके युवाओं को, चूँकि भविष्य वही है। मेरा उम्र 54-55 साल हो गया मेरा उम्र, तो मेरा क्या है 10 साल और, इससे ज़्यादा तो मैं राजनीति के क्षेत्र में नहीं रह सकता हूँ। लेकिन वो भविष्य हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट हम करते आए शुरू से। आज भी हमारा नगर अध्यक्ष जो है युवा है, काफ़ी युवा, रूपेश गौतम, अच्छा, मृत्युंजय कुमार बीरेश है, सुमित सन्नी है। ऐसे कार्यकर्ता धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और मुझको बहुत प्रसन्नता हो रही है ऐसे लोग को आगे बढ़ाने में। जैसा मैं जानता हूं कि आप कैमरे के पीछे ज़्यादा रहते हैं, फ्रेम में ज़्यादा नहीं आते हैं। आपकी हमेशा चाह रहती है कि हमारा फ़ोटो आए ना आए, लेकिन हम जो संगठन के लिए समर्पित हैं तो हमेशा रहते हैं। तो आपके रीजन में जो भी आप नीति निर्धारण किए, क्या कोई ऐसा वाकया है जिससे आपके नीति पर चल के भाजपा ने या आपकी पार्टी ने कुछ अच्छा स्ट्रेंथ प्राप्त किया हो? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं नीति निर्धारण नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो आदेश देता है, प्रदेश नेतृत्व जो आदेश देता है, मैं केवल उसका अनुपालन करता हूं। नीति निर्धारण करना वहां से है और वहीं के निर्देश का पूरी तरह से अक्षरशः पालन करवाने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं और उसी में सफलता मिलती है। उसी की बात हो रही है कि जैसे ऊपर से जो नीति जो आती है नीचे तक आती है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने की भी जिम्मेदारी किन्हीं पर होती है और हमको लगता है कि आप उसको बखूबी निभाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने में आया कि आपने अच्छे बहुत सफल कार्यक्रम भी किया है। तो उसी सिलसिले में मैं पूछ रहा था आपसे कि कहाँ कहाँ आपके रीजन में जो आपने काम किया उसमें ज़्यादा सफलता मिली? नहीं, अभी जैसे अभी केंद्र का निर्देश था सप्तऋषि बनाने का, तो 50-60 बूथ का छोड़ दीजिए, 1944 बूथ है, सारे 1800 से लेकर पौने 1900 सप्तऋषि का निर्माण हो गया। अच्छा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सप्तऋषि क्या होता है
कि बूथ अध्यक्ष एक बनते हैं, उसमें बूथ के महामंत्री उसके सदस्य होते हैं, BLA 2 होते हैं, उसके बाद एक महिला आती है, 2 डोमिनेटिंग कास्ट से लोग होते हैं, 7 आदमी का सप्तऋषि होता है। अच्छा। और ये हर बूथ तक बन जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है चुनाव के पूर्व। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दूसरी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी मोड की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटा अपने कार्यकर्ता को काम में लगाए रहती है। केवल इलेक्शन है तब हम आए, ऐसी बात नहीं। 365 दिन कुछ ना कुछ काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर करते रहते हैं। चूंकि अधिकांश कार्यकर्ता, कुछ नए भी हैं जो उस विचार परिवार से नहीं आते हैं, अधिकांश कार्यकर्ता जो हैं वो संघ की पृष्ठभूमि से हैं और संघ में अनुशासन और कार्य करने की पद्धति, विद्यार्थी परिषद में कार्य करने की पद्धति, सामूहिकता पर बल, ये इसके सफलता का सबसे बड़ा कारण है। अब प्रदेश से कोई निर्देश आया तो केवल कृष्णमोहन पप्पू नहीं करेगा उसको। कृष्णमोहन पप्पू के साथ में जो महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, सबकी जिम्मेदारी बांटते हैं। आपको अमुक स्थान पर देखना, आपको अमुक स्थान पर देखना, आपको अमुक मंडल देखना है, आपको अमुक विधानसभा देखना है। तो जब तक जिम्मेदारी का वितरण नहीं होगा, वर्क का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा आपसे। एक व्यक्ति यदि चाहेगा, कृष्णमोहन पप्पू यदि चाहेगा कि बैठ के काम कर लें, तो यह संभव नहीं। तो जैसे कि आप बोलते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी भी है, सदस्य के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है, डिसिप्लिन में भी बोलते हैं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे डिसिप्लिन, लेकिन फिर भी अगर, और आपका भी सहयोग शुरू से रहा है ये शहर में, बावजूद भी आप देखिए तो पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग आप एकदम पूरे हाशिए पर चले गए। देखिए, चुनाव जो था, जनता ने आपकी कामों को क्यों नहीं सराहा? नहीं, जनता ने मेरे काम को सराहा नहीं। सराहता तो 70,000 वोट कैसे आता हमको, और कैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में जनता ने सराखों पर बिठाया। इसलिए ये नहीं कहना कि जनता ने नकार दिया। हाँ, राजनीति में क्या होता है कि कुछ जाति समीकरण होता है, हो सकता है वहां पर हम फिट नहीं बैठे, तो वह हार का कारण एक हो सकता है। तो अभी जो सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार चल रही है या बिहार में भी जो आपकी NDA की सरकार चल रही है, उसके कामों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि जनता खुश है? जनता के बीच में काम अच्छा हो रहा है। अभी जो कोरोना वायरस का इफेक्ट था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जी जान से काम किया है। लॉकडाउन के दौरान राहत वितरण हो, सैनिटाइजर वितरण हो, मास्क वितरण हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता से संपर्क में रहा। इसलिए जनता उनके उन कामों को का परिणाम देगी, प्रतिफल देगी, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन अभी आप देखिए, अभी भी चल रहा है कि तो कहाँ आप जिस तरीक़ा से एक जनता में भी थोड़ी बहुत ये बात फैल रही है कि इस कोरोना को रोकने में, महामारी को रोकने में सरकार पूरी तरह सफल साबित हो रही है, खासकर बिहार में देखिए। ऐसी बात नहीं, सरकार अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रही है। इस कोरोना महामारी, दुनिया का सबसे संपन्न, शक्ति संपन्न देश अमेरिका में क्या स्थिति है, स्पेन में क्या स्थिति है, उसके अपेक्षाकृत बिहार में तो बहुत अच्छी स्थिति, ये आप कह सकते हैं। नहीं तो आप अब आज, अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो आज अमेरिका को भी पीछे हम लोग छोड़ चुके। एक समय था जब मार्च और अप्रैल की बात करें तो उसमें केंद्र सरकार के पूरी तरह कंट्रोल में ये महामारी लगभग थी और लगता था कि अब शांत हो जाए, लेकिन एकाएक देखिए, कुछ उसके लिए कुछ दोषी हम भी हैं। हमने अभी 15 से लेकर 31 का लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रशासन अपने जानते भरपूर प्रयास कर रहा है कि लॉकडाउन का अनुपालन हो, लेकिन हम का अर्थ है जनता, हम स्वयं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, लगातार तोड़ रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फैल रहा है। मेरे अब पिछले दिनों बैठक में मैं भी गया था, वहाँ से आया, क्वारंटाइन में मैं था, जांच करवाया मैं खुद का। तो लोग जांच करवाने से भी कतराते हैं कि कोरोना मतलब छुआछूत की भयंकर बीमारी, ये लोगों के अंदर भावना धर कर गई है। इस कारण से लोग जांच भी नहीं करवाते हैं। लोगों को आगे आकर जांच करवाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए,
इन सब जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन आप कर विपक्षी लोग ये आरोप भी अच्छा, विपक्ष के पास अभी कोई काम नहीं है तो आरोप ही लगा सकते हैं ना। नहीं, मैं पूछ रहा था कि विपक्ष ये आरोप भी लगा रहे हैं कि एक तरफ कोरोना महामारी है और आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, आपको कोरोना से कोई अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन चुनाव के मोड में रहता है। उसको दूसरी पार्टी, आपको मैंने पूर्व में ही कहा कि दूसरी पार्टी इलेक्शन मोड की पार्टी है। जब चुनाव आएगा तब वो ढोल मंजीरा लेकर बैठेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, अभी मैंने कहा सप्तऋषि मैंने बनाया, उसके पहले बूथ कमेटी मैंने बनाया, उसके पहले शक्ति केंद्र मैंने बनाया, उसके पहले सेक्टर बनाया मैंने। इतना काम भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। जब इलेक्शन होना हो, चुनाव आयोग जब कहेगा इलेक्शन हम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस दिन चुनाव लड़ेगा और भारी मतों से विजय प्राप्त करेगा। लेकिन सब चीज़ का एक समय भी होता है ना, कोई काम समय पर करने पर अच्छा लगता है। अभी तो जिस तरीका से जनता कोरोना से त्रस्त है और उसमें आपका प्रचार प्रसार करना और प्रचार प्रसार नहीं, ये रेगुलर प्रक्रिया है। अभी हम लोगों का वर्चुअल मीटिंग चलता है जनरली। हाँ, बीच में पटना में मान लीजिए 2 जिले का 3 जिले का बैठक एक अलग ढंग से हुआ था, लेकिन जनरली मीटिंग जो चल रहा है हम लोग का वर्चुअल ही चल रहा है। सभी ऐप से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो इसलिए कहीं उसमें स्प्रेड होने की संभावना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24x7 काम करने वाली पार्टी है। चुनाव आयोग जब भी चुनाव करवाना चाहे चुनाव करवाए, और भारतीय जनता पार्टी बिहार में एनडीए की सरकार पूरी बहुमत के साथ आएगी। अच्छा सर, ये आपसे मेरा व्यक्तिगत सवाल होगा, पार्टी बेस पर नहीं, ऐसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या लग रहा है कि अभी चुनाव होने चाहिए? जो अभी कोरोना महामारी चल रहा है उसमें क्या लग रहा है चुनाव? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, चूँकि ये काम चुनाव आयोग का है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि चुनाव करवाना नहीं करवाना ये चुनाव आयोग का काम है। महामारी बढ़ेगी, चुनाव नहीं होना चाहिए। खासकर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार में भी कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे बिहार सरकार की अगर बात किया जाए तो अभी आप जो एक जनता में मैसेज है कि कोरोना महामारी को लेकर भी वो फेल्योर है और अभी बाढ़ की स्थिति जो है उसको लेकर भी फेल्योर है। जनता में यह मैसेज नहीं है, यह विपक्ष में मैसेज है। यह मैसेज जनता का नहीं है, यह विपक्ष का मैसेज है, चूंकि जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है। कोई काम उनके पास में नहीं है। रोज देखते हैं ट्विटर पर हमारे देश के एक नाबालिग बच्चा, 50 वर्ष के नाबालिग बच्चा, उनका कुछ स्टेटमेंट आता है, और हमेशा स्टेटमेंट उनका जो होता है वो देश के खिलाफ ही होता है। तो क्या कहें, उनके पास कोई काम नहीं है, और हमारे पास बहुत सारा काम है जिसको लगातार करते रहते हैं हम लोग, चरे बेती। नहीं, एक तो जो आम जनता में भी दिखता है, आपको भी दिखता होगा कि जैसे कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो तो पूरी तरह चरमरा रही है, बेहतर से तो कुछ इलाज नहीं हो पा रहा। बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, क्या है? अभी सदर हॉस्पिटल आप चले जाइए तो पूर्व की जो स्थिति थी सदर हॉस्पिटल की और अभी की स्थिति है, दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारी लचर हो गई है। स्वास्थ्य की व्यवस्था में हम सुदृढ़ हुए हैं। हाँ, ठीक है कि नंबर्स अधिक है, उस अनुरूप तैयारी हो सकता है हमारा कम पड़ गया हो। हम ये सोच रहे हैं कि 100 आदमी के लिए है, यहाँ 1000 आदमी है। अच्छा, तो ये चीज़ हो सकता है, थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन हमारी पूरी पार्टी, सरकार पूरी तन्मयता से लगी हुई है। इस महामारी को हम अच्छी तरह से निपट लेंगे। सर, एक जो आपके बारे में भी सुनने में कभी कभी आता है कि जब तक आप महामंत्री हैं या जब तक आप हैं इस पार्टी में तो एक गुटबाजी को भी थोड़ा सा बल मिला है, तो क्या ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं, मैं गुटबाजी में कभी विश्वास नहीं करता हूँ। मैं 3 अध्यक्ष के साथ, एक संजय जी सुन लीजिए, 3 अध्यक्ष के साथ काम किया। संजय जी विष्णुपुर वाले, डाकमंगला वाले, रतनपुर वाले संजय जी, और वर्तमान में राजकिशोर जी के साथ में। तीनों का कहीं मेल नहीं है, लेकिन तीनों के साथ मैंने काम किया है। और अगर गुट का होता तो दूसरा व्यक्ति हमको नहीं बनाता।
इसलिए यहाँ गुट नहीं है। लोग, होता है कभी कभी थोड़ा बहुत मतांतर हो सकता है, लेकिन गुट वाली कोई बात नहीं है। आज भी संजय जी, दोनों संजय जी, राजकिशोर जी सब साथ बैठते हैं। लोग कहते हैं कि पिछला जो चुनाव हारे वो उसका सीधा कारण गुटबाजी ही था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति ऐसा, परिस्थितिजन्य हार है वो। अच्छा, वो एकाएक जातीय उन्माद फैला और चुनाव हार गए हम। अब क्या सर योजना है कि आगे कैसे जो चुनाव आने वाले, चाहे आज हो या कल हो या अगले साल हो, तो उसके लिए कैसे आप सोच रहे हैं? देखिए, अभी जो लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने काम किया, लॉकडाउन में जो राज्य सरकार ने काम किया, और अनवरत काम केंद्र सरकार का जन कल्याणकारी योजना, और केंद्र सरकार की योजना में ये नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सभी के लिए योजना है। यदि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस दिया गया तो केवल हिंदू महिलाओं को नहीं दिया गया, अल्पसंख्यकों को भी दिया गया, समाज के सभी वर्ग जो उस श्रेणी में आते थे सभी को दिया गया। जनधन योजना का लाभ, प्रत्येक महिला के खाते में 500 रुपया आना प्रति माह, तो उसमें प्रधानमंत्री ने ये नहीं देखा ये अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, सबके खाते में दिया उसने। तो लोगों के मन में है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अच्छा तारतम्य है, यह सरकार अगले 5 साल तक और चलनी चाहिए। तो सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ रही है, या जैसे आप जीएसटी को ले ले, नोटबंदी को ले ले, इसको लेकर एक परेशानी देखने को मिली, तो क्या लगता है कि अभी भी लोग को मोदी सरकार पर भरोसा है? अच्छा, जीएसटी के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और पहले से अधिक संख्या में मोदी जी आए। अच्छा। तो ये कहना कहीं से उचित नहीं है कि जीएसटी के कारण लोग हमसे भाग रहे हैं। अगर जीएसटी के कारण लोग भागते, नोटबंदी के कारण भागते, तो हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आती और ज़्यादा सीट हम नहीं ला पाते। सर, आप पॉलिटिकल के अलावा, पहली बात तो संजीत जी हम थोड़ा रोकेंगे आपको कि सर मत बोला कीजिए, आप हमारे मित्र हैं। अच्छा। बचपन में साथ साथ क्रिकेट हम लोग खेले हैं। जी जी, ठीक है, उस दिन को मत भूलिए आप। अच्छा पप्पू जी, ये मैं जानना चाहेंगे कि आप तो पॉलिटिकल, आपका एक तो बैकग्राउंड है ही, उसके साथ साथ आप खेल से भी जुड़े रहे और डिस्ट्रिक्ट चैम्बर कॉमर्स से भी जुड़े रहे, तो खेल के बारे में जानना चाहेंगे कि आप अगर खुद देखते हैं तो एक समय था जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, और आज का क्रिकेट देखिए तो लगता है कि कुछ है ही नहीं क्रिकेट में, खेल तो लगभग समाप्ति की ओर है। देखिए, प्रतिभा बेगूसराय में बहुत है, प्रतिभा है, लेकिन हम संसाधन की बात और साधन, एक स्टेडियम, सरकार की पॉलिसी है, स्टेडियम बनना चाहिए था, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, एक साइक सेंटर यहाँ बेगूसराय में होना बहुत ज़रूरी था, जो नहीं हो पाया है। और मैं यह प्रयास करूँगा अपने माननीय केंद्रीय मंत्री जी के माध्यम से, गिरिराज दा के माध्यम से, राकेश सिन्हा जी के माध्यम से, कि बेगूसराय में एक साइक सेंटर खुले, ताकि बेगूसराय में प्रतिभाएं बहुत है। आप जाएंगे दुलारपुर साइड में, बीहट साइड में, तो कबड्डी और वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर हैं। सही बात। क्रिकेट के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, उस समय हम लोग पास वो तकनीक नहीं था जिस तकनीक में हम लोग खेले, और आज देखेंगे तो बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल से लड़के खेलते हैं, खेलते हुए देखते हैं, बहुत प्रसन्नता हमको होती है। एक साइंस सेंटर बेगूसराय में खुलना चाहिए और इसके लिए प्रयास हम भी करेंगे। यहाँ पर इसी स्टूडियो में कितने खिलाड़ी भी आए हैं। हाँ। और सभी ने लगभग दबे स्वर में कहिए या जैसे भी कहिए, कहा कि यहाँ पर कोई उस तरीका का हम लोग को ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है, और जब हम लोग बाहर हम लोग को अचानक भेजा जाता है तो वहाँ वही हम लोग मात खा जाते हैं। तो उसके लिए तो आपकी सरकार 15 साल है, तो ये तो आपकी भी जवाबदेही बनती है। मैंने पूर्व में ही कहा कि एक साई सेंटर के लिए एक प्रयास सकारात्मक रूप से मैं करूँगा कि बेगूसराय में साई सेंटर खुले, और साई सेंटर जब खुलेगा तो निश्चित रूप से प्रतिभाएं बढ़ेंगी, वहाँ प्रशिक्षित होंगे और राष्ट्रीय फलक पर अपने पहचान को बनाएंगे और मजबूती के साथ। तो ये जो खासकर आप देखिए टाउन में तो एक स्टेडियम की बहुत सख्त ज़रूरत है, एक जो नेशनल लेवल, नहीं इंटरनेशनल हो, कम से कम नेशनल लेवल का भी तो एक स्टेडियम होना चाहिए। और कितनी बार से सुना, आपके एक विधायक ने भी कई बार चर्चा, पिछली बार सुरेंद्र मेहता जी ने इस गांधी स्टेडियम को के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपया लगभग, उनका एक आकस्मिक फंड कोई था,
वो तत्कालीन जिलाधिकारी को दिया था। वो फंड का क्या हुआ अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। और स्टेडियम की दुर्दशा देखकर निश्चित रूप से रोना आता है, हमको भी रोना आता है, क्योंकि यहीं रहे हैं, यहीं बढ़े हैं, यहीं खेले हैं। कभी GD कॉलेज का भी गांधी स्टेडियम, ये हम लोगों का कार्य क्षेत्र कह सकते हैं रहा है। सही बात। यहाँ पोखरिया PYCC से क्रिकेट खेलना, और या पोखरिया के लोग वहाँ GD कॉलेज में गए थे WCC से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक आत्मीय लगाव जुड़ाव इन जगह पर है, तो इसको विकसित होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगली सरकार में बेगूसराय को प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, आप शहर के बीचों बीच रहते हैं और जैसा हम लोग भी जानते हैं कि व्यवसायियों पर आपकी ज़्यादा पकड़ रहती है, और शहरी क्षेत्र में खासकर भाजपा को जिताने में व्यवसायियों की एक अहम भूमिका रहती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि व्यवसायी हमेशा ठगे जाते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े हुए हैं, तो क्यों व्यवसायी हमेशा आते हैं? मोदी जी भी कई बार, सुशील मोदी जी भी आए और उन्होंने व्यवसायियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा होगी, उन्हें सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा लगता था ना हाल में भी व्यवसायियों के साथ बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। देखिए, दुर्घटना ये आकस्मिक होता है। नहीं, आपका व्यक्तिगत पूछ रहे हैं, इसमें इस मामले में क्या आप सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? कुछ तो हम लोग भी छिपाते हैं। तो सर, आपको कई एक घटना हुआ, उसके बाद प्रशासन ने कहा कि आप यदि कहीं मोटी राशि लेकर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन को बताइए, आपको सुरक्षा मुहैया करवाया जाएगा और वहाँ पर बैंक तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन किसी कारण से व्यवसायी ऐसा नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिकली होता भी नहीं है प्रैक्टिकल, चूंकि अब हम भी कलेक्शन करने, अब हम बीरपुर गए कलेक्शन करने के लिए, हम बकरी चले गए कलेक्शन करने के लिए, तो वहाँ से हम पुलिस को सुरक्षा उतना मुहैया नहीं करवा पाएगी। लेकिन उनको स्वयं सावधानी रखनी चाहिए इस चीज़ में। तो आपके मन में कोई, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो आप लोग भी उसमें हम देखते हैं कि आंदोलन, एक चीज़ मेरे मन में है, जैसे अब हम बकरी गए तगादा करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, तो प्रयास हो कि वहीं हम उसको उस पैसे को उस खाते में डाल दें, वहीं पर हमारा जो फर्म है उसके खाते में डाल दें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें टेक्निकल कठिनाई क्या है कि 4 बजे 5 बज गया, 6 बज गया, उसके बाद कलेक्शन को हम क्या करेंगे, ये समस्या आती है। और प्रशासन को लेकर हम लोग नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी बात हम नहीं बोल पाएंगे यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से। नहीं, अगर शहर की बात की जाए तो शहर में कुछ आप क्या मतलब कुछ आपके नज़र में कोई प्लान है कि कुछ पिकेट बना दिए जाए या कहीं पर पेट्रोलिंग बढ़ा दिए जाए, इस तरीके की, या CCTV लगा दिया जाए, कुछ ऐसा? तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे अमित लोढ़ा जी, और उनके समय में, मनोज बाबू के समय में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था। आज क्या स्थिति है, बेगूसराय नगर निगम के द्वारा जिनको यूनिपोल दिया गया है, रास्ते में जगह जगह पोल लगा हुआ, उनको CCTV लगवाना था। CCTV लगाया भी, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। सारा CCTV का सेंटर वहाँ SP साहब के अथी में था, ऑफिस में, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। नगर निगम भी इस मामले में अक्षम साबित हो रही है। नहीं, नगर निगम को सिर्फ लगाने की जवाबदेही थी और ये मेंटेनेंस प्रशासन को करनी थी। प्रशासन को मेंटेनेंस नहीं करना था, उसी को मेंटेनेंस करना था। यूनिपोल जो लगाया है, चूंकि आप उससे कमा रहे हो तो मेंटेनेंस आपको करना। आप लोग के बीच एक व्यवसाय की बैठक भी हुई थी, हम मुझे लगता है शायद आप भी होंगे उसमें ये हुआ था कि CCTV को लेकर एक डिसेंट्रलाइजेशन वाली पॉलिसी अपनाई जाए। सब लोग अपने अपने दुकान के, जो सक्षम लोग हैं अपने अपने दुकान के आगे लगा, और अपना उसका मैक्सिमम दुकान के आगे CCTV लगा हुआ है। आप मार्केट जाएंगे तो मैक्सिमम दुकान के, जितने भी कपड़े की दुकान है, सोना चांदी का दुकान है या अन्य दुकान है, बहुत कम इक्का दुक्का दुकान है जहाँ CCTV नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम दुकान अंदर और बाहर CCTV है। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आते हैं आपके पॉलिटिकल करियर पर। अभी वर्तमान में भाजपा की क्या स्थिति है और चुनाव को लेकर क्या आपकी तैयारी चल रही है? मैंने फिर वही बात मैं कहूँगा कि चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड की पार्टी नहीं है, 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से लगा हुआ है, और NDA की सरकार बिहार में पुनः बनेगी। और क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के प्रति लोगों का क्या रहेगा नज़रिया? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में आम जन में
बहुत अच्छी बात। आप कहीं भी चर्चा नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कर दीजिए तो लोगों में आक्रोश आता है। ये नरेंद्र मोदी ने अचीव किया है और वह व्यक्ति केवल राष्ट्र के लिए जी रहा है। व्यक्तिगत अपना कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है उनका, मेरे तरह कोई पारिवारिक जीवन नहीं है, संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित। इदम नमम इदम राष्ट्र स्वाहाय। अब ये जानना चाहेंगे कि पप्पू जी का अब आगे क्या भविष्य है भाजपा में, क्या वो भी नरेंद्र मोदी की तरह पूर्ण समर्पित? मैं तो पूर्ण समर्पित हूँ ही। अच्छा। और पार्टी से मैंने आग्रह भी किया था पिछले दिनों कि हमको भारतीय जनता पार्टी में पूर्णकालिक के रूप में हमको ले लिया जाए, जहां हमको जिम्मेवारी दी जाएगी सुदूर से सुदूर क्षेत्र में काम करना है संगठन का, तो वहाँ जिम्मेवारी सब निर्वहन करेंगे हम। क्या ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में, अभी तो आप महामंत्री है, क्या अध्यक्ष पद भी? देखिए, अध्यक्ष पद या विधायक बनना ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि परम वै भवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, भारत माता उन्नत शिखर पर रहे, उसका भाल, यही मेरी इच्छा है। अध्यक्ष आएगा जाएगा, विधायक आएगा जाएगा, लेकिन भारत माता का भाल ऊंचा रहना चाहिए। मैं भी खुद इस बात को मानता हूं कि आप चाणक्य के रोल में ज़्यादा रहते हैं। अब एकदम सबसे अंतिम सवाल सर ये रहेगा कि बेगूसराय से किसको सीट मिलेगा भाजपा की? एक प्रदेश नेतृत्व जिसको देगा, फिर केंद्रीय नेतृत्व जिसने, ये फिर मैंने कहा मैं किसी गुट में नहीं हूँ। अच्छा। प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जिसको देगा हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। तो आप युवा के भी हमेशा से युवाओं को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आगे आना चाहिए। राजनीति में जो कुछ युवा बहुत अच्छे हैं, सुबीर सन्नी है, वीरेश है, आशुतोष पोद्दार है, ये सभी युवा अच्छे हैं। इन लोगों को, लेकिन हाँ, तुरंत इच्छा नहीं करना चाहिए। परिश्रम करे, 5 साल, निश्चित रूप से फल मिलेगा उनको। क्योंकि हम जिस समाज से हम आते हैं उस समाज का बेगूसराय जिले में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पार्टी ने हमको बहुत कुछ दे दिया। कृष्ण मोहन पप्पू को आज लोग जान रहा है ड्यू टू इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ और उसी रूप में मैंने काम किया है, इसलिए जो लोग जान रहे हैं। पार्टी ने हमको दिया यह सम्मान। तो ये चीज़ सीखना चाहिए युवाओं को कि तुरंत आए और तुरंत ऊंची सीढ़ी चढ़ गए, ये नहीं होना चाहिए। तो अब आप शुरू से युवा ब्रिगेडियर को आप संभाले हैं, तो युवाओं, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? वही संदेश है, पूरी तन्मयता से संगठन का काम कीजिए, सफलता मिलेगी। ये तो पॉलिटिकल दृष्टि से, अगर सामाजिक दृष्टि से भी यही है। अच्छा, कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम यदि पूरी तन्मयता से यदि करेंगे तो सफलता हमको निश्चित रूप से मिलेगी। हो सकता है एक बार असफल हम हो जाएं, लेकिन आने वाले दिन में आज न कल सफल हम होंगे। निस्वार्थ भाव से आप काम कीजिए, आपको आपकी सफलता सुनिश्चित है। सर, अब हमारे इस केबी स्टूडियो के जो डायरेक्टर हैं रोशन सर जी, उनका एक छोटा सा प्रयास है कि एक स्टूडियो देख ही रहे हैं आप, और हम लोग का एक मोटो है कि जो भी प्रतिभा छुपी हुई है, जिसको, जो लोगों के सामने बहुत ऐसे प्रतिभा है जो काम बेहतर कर रही है, हम लोग को भी पता नहीं है, समाज को भी नहीं पता है, तो उसको उभार के लाना। तो इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं और कोई शिकायत या सुझाव इसको बेहतर बनाने के लिए? निश्चित रूप से रोशन जी का यह प्रयास अनुपम है, अतुलनीय है। निश्चित रूप से युवा आने वाले दिन का हमारा भविष्य है, कल का भविष्य है वो, और उनमें यदि प्रतिभा निखरती है और उसको निखारने में केबी स्टूडियो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे इसी तरह आप युवाओं का साक्षात्कार लें और साक्षात्कार में उनके मन की बात जो आप लेते हैं, बहुत अच्छा बात है। मन की बात आने से क्या होता है कि मन का विकार भी निकलता है। सही बात है। और मन का विकार जब निकलेगा तो सकारात्मक ऊर्जा लोगों में संचरण होगा, और सकारात्मक ऊर्जा जब संचरण होगा तो जिस क्षेत्र के वो है उस क्षेत्र का विकास होगा, चाहे वो खेल के क्षेत्र से हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो, सामाजिक क्षेत्र से हो, उस क्षेत्र का विकास होगा। इसके लिए हम रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
चलिए और सर। केवी स्टूडियो के इस प्रयास को हम नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है ये। जिंदगी के पहला इंटरव्यू लेने के लिए संजीत जी आपका भी धन्यवाद हम देते हैं आपको। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अब सर हमारी शुभकामना है आपके लिए कि आप और ऊंचे पदों पर जाए भाजपा में, और आपके निर्देशन में भाजपा जो है कुछ बेहतर अचीव करे। आप लोग का जो प्रयास है नरेंद्र मोदी जी को लाने का, जो भी प्रयास है वो सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका सबके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद सर।